नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। उत्तराखंड के प्रसिद्ध कैंची धाम का 15 जून को स्थापना दिवस मनाया जाता है। बाबा नीम करोली के अनन्य भक्त इस अवसर पर बड़ी संख्या में देश विदेश से कैंची धाम आते हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाबा के सभी भक्तों को शुभकामनाएं बधाई देते हुए कहा कि इस बार सभी धार्मिक स्थलों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आ रहे हैं, इसलिए हमारे लिए चुनौतियां भी हैं। उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसके लिए सरकार की ओर से हर संभव मदद की जाएगी। नैनीताल जिला प्रशासन को पहले ही सभी व्यवस्थाएं व्यवस्थित करने के निर्देश दे दिए गए हैं। तैयारियां लगातार हो रही हैं। इस वर्ष हमारे लिए सभी जगह एक चुनौती बनी थी। शुरू से जिस प्रकार से चार धाम यात्रा के समय बनी, वो चुनौती वहाँ भी है। वहाँ के प्रशासन को हमने पहले से ही कहा है कि यात्रा सुचारू रूप से होनी चाहिए, क्योंकि कई लाखों की संख्या में लोग आते हैं। मैं पहले से ही स्थापना दिवस की सभी बाबा के भक्तों को सबको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, और राज्य सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से सभी प्रबंध किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित जोशीमठ का नाम बदलकर उसके प्राचीन नाम ज्योतिर्मठ करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। राज्य सरकार ने पिछले साल यह प्रस्ताव केंद्र को भेजा था। यह निर्णय स्थानीय लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने के नजरिए से देखा जा रहा है। इसके अलावा सरकार ने नैनीताल जिले की तहसील कोशिया कोटोली का नाम बदलकर परगना श्री कैंची धाम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। क्षेत्रीय जनता और बाबा नीम करोली महाराज के भक्तों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार भी जताया है। पहले से क्योंकि इसमें केंद्र का भी विषय था, केंद्र सरकार से भी जो है उसमें अनुमति लेनी होती है, और लंबे समय से वहाँ के लोगों की मांग थी जोशीमठ का नाम ज्योतिर्मठ किया जाए। ये चूँकि सभी संत समाज के लोगों ने भी, वहाँ के अन्य समाज के लोगों ने भी, धार्मिक संगठनों ने भी मुझसे अनुरोध किया था। मैंने उसको मुख्यमंत्री घोषणा में सम्मिलित किया था, इसलिए उसमें 1 साल से भी ज़्यादा का समय लग गया, लेकिन वो घोषणा पूरी हुई है। तो एक बड़ा ऐतिहासिक हमारा वो स्थान है, और भगवान नरसिंह जी का मैदान है। सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, हर दृष्टि से वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, और अब ज्योतिर्मठ उसका नाम होगा, ये हम सब के लिए गौरव की बात है। इसी प्रकार से कुशिया कोटोली जो तहसील होती थी, क्योंकि वो बाबा नीम करोली का बड़ा स्थान है, और वहाँ के भी लोगों ने उसके लिए लगातार उनकी मांग रही है। लगातार लोगों का ये मानना रहा है कि वो बाबा के नाम से होगा, तो वो बाबा के नाम से, नीम करोली बाबा के नाम से उस तहसील का नाम हो गया। वहीं इस पर एक जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ पवन दीक्षित फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पवन, जोशीमठ को लेकर सरकार का बड़ा फैसला आया है, क्या कुछ अपडेट है? आपको बता दें, क्योंकि ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री पद की जब दूसरी बार शपथ ली थी, और उसके बाद ही जोशीमठ जब वो पहुंचे थे, तो जोशीमठ में उन्होंने अपनी घोषणा में ये कहा था, क्योंकि वहां के लोगों का, स्थानीय लोगों की भी मांग थी, वहां के पंडा पुरोहित की भी मांग थी, क्योंकि जोशीमठ ऐसी जगह है जहां पर बद्री विशाल जो जब कपाट बंद हो जाते हैं, तो जोशीमठ में उनका नरसिंह भगवान का मंदिर है, वहीं उनकी डोली आती है। और वहां के स्थानीय लोगों को ये कहना था कि जोशीमठ के बजाय इसको ज्योतिर्मठ का नाम दिया जाए, तो जिस पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी, और 1 साल से अधिक का समय हो गया है। उसके बाद से जब से ये प्रस्ताव केंद्र को जाता है, तो केंद्र को भेजा गया था, जिस पर केंद्र सरकार ने भी अपनी मुहर लगा दी है। जोशीमठ के लोगों में अब इस नाम चेंज होने पर, बदलाव होने पर, ये उन्होंने मुख्यमंत्री को बधाई भी दी है। मुख्यमंत्री ने भी सभी को ये तोहफे के रूप में ये दिया है। इससे मुख्यमंत्री भी, केंद्र सरकार का मुख्यमंत्री ने आभार भी व्यक्त किया। इसके साथ साथ कैंची धाम बड़ा ही प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है नैनीताल का, और जहां पर बाबा नीम करोली ने अपनी तपस्थली के रूप में उसको विकसित किया था, वहां पर देश विदेश से श्रद्धालु बाबा नीम करोली के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे थे। बड़ा ही पवित्र ये स्थल है। तो वहां पर भी लोगों ने, स्थानीय लोगों के द्वारा ये मांग की गई थी कि यहाँ की जो तहसील है उसका नाम जो कैंची धाम के नाम से उसको कर दिया जाए, जिसको 2 नामों के प्रस्ताव मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा
बना करके भेजे गए थे और अपनी घोषणा में भी मुख्यमंत्री ने ये कहा था। ठीक है पवन, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा प्रबंधन को और अधिक बेहतर करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। पौराणिक और पारंपरिक रूट के साथ ही चारधाम यात्रा मार्ग से जुड़े जिले पौड़ी के कोटद्वार को भी इससे जोड़ने की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को कुछ नए मार्ग चिन्हित करने और पुराने मार्गों को और चौड़ा करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में तीर्थाटन के साथ पर्यटन भी बड़े और दोनों एक दूसरे के कारण प्रभावित ना हो, यही फोकस किया गया है। चारधाम के विकास के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी सतत रूप से प्रयासरत रहे हैं और इसी का प्रतिफल है कि श्री बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम में मास्टर प्लान के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही ऑल वेदर रोड के निर्माण के बाद चार धामों की यात्रा अधिक सुगम और सुरक्षित हुई है। इसके साथ साथ विभिन्न धामों में धारण क्षमता को भी बढ़ाया जा रहा है। इसके पीछे सरकार का स्पष्ट एक मंशा है, उनकी प्राथमिकता है कि चारधाम यात्रा हमारी बहुत व्यवस्थित तरीके से चले और हमारे आने वाले सभी यात्री चारधाम यात्रा का एक अच्छा संदेश लेकर जाएं, अच्छा अनुभव लेकर जाएं, सबकी यात्रा आसानी से हो, उनकी भी सुविधा हो और जो चारधाम यात्रा के कारण से हमारे पूरे इस क्षेत्र का एक पूरी आर्थिकी चलती है, व्यापार चलता है, साल भर का उनका काम चलता है, वो काम प्रभावित न हो, बल्कि वो आने वाले समय में यात्रियों के साथ अच्छी एक ब्रांडिंग हो और उस ब्रांडिंग के साथ यात्रा का व्यापक प्रचार प्रसार भी हो, यात्रियों की संख्या भी बढ़े, उनको परेशानी न हो। उसके निमित्त जैसे ऋषिकेश में इस वर्ष एक बड़ा अनुभव ये आया कि राफ्टिंग के कारण से, अन्य कारणों से काफ़ी लोगों को जाम की समस्या का सामना करना पड़ा। तो एक हमने वैकल्पिक, ये पहले समय में कोटद्वार से यात्रा प्रारंभ होती थी, कोटद्वार भी उस यात्रा का एक मार्ग हो सकता है। इसी प्रकार से जो हमारी विकासनगर से यात्रा चलती है तो डामटा से आगे की जो सड़क है, वो सड़क का चौड़ीकरण के लिए मैं माननीय गडकरी जी से अनुरोध करने वाला हूँ, उनसे मिलूंगा तो उनसे अनुरोध करूँगा। यमुनोत्री धाम, जहाँ पर इस वर्ष श्रद्धालुओं की संख्या अत्यधिक रही है और हर समय ये हम लोगों के सामने एक आशंका थी कि किसी प्रकार की कोई घटना ना हो, सभी यात्रियों की यात्रा वहाँ सकुशल हो, तो यमुनोत्री धाम का जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी बढ़े, उसके विकल्पों पर, अन्य मार्गों पर भी हम काम कर रहे हैं। और जो चारधाम यात्रा यहाँ से चलती है, ऋषिकेश से आगे को जाती है, तो वो श्रीनगर से सीधे रुद्रप्रयाग निकल जाती है। आने वाले समय में पौड़ी भी उसका एक डेस्टिनेशन बने, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर जो हमारे केदारनाथ का, यमुनोत्री का और हेमकुंड साहब का जो रोपवे है, उसके निर्माण कार्य की जो है प्रगति जल्दी हो, उस सब पर मैंने कल निर्देश दिए हैं और जल्दी से जल्दी सभी अधिकारियों को इन कामों को पूरा करने के लिए उनका लक्ष्य भी निर्धारित किया है। यात्रा का जो हम यात्रा प्राधिकरण बना रहे हैं, यात्रा प्राधिकरण भी इस पर बहुत गहनता से काम कर रहा है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लगातार ब्यूरो चीफ पवन दीक्षित वो लाइन पर जुड़े हुए हैं। पवन, चारधाम यात्रा को लेकर सरकार का विशेष ध्यान यहाँ पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या कुछ अपडेट है? भारती, आपको बता दें क्योंकि चारधाम यात्रा एक पवित्र यात्रा है, उत्तराखंड की सबसे बड़ी यात्रा है। इस यात्रा पर उत्तराखंड के लोगों की आजीविका निर्भर करती है। इसी वजह से इस यात्रा को कैसे सुगम बनाया जाए, कैसे बेहतर बनाया जाए, कैसे यात्रियों की जो यात्री सुविधाएं हैं उनको और ज्यादा बेहतर किया जाए, इसी को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल अपने जो आवास पर अधिकारियों के साथ बैठक ली और बैठक में मुख्यमंत्री ने साफ तौर से निर्देश दिए हैं कि यात्रा के लिए अन्य वैकल्पिक मार्गों का भी की खोज की जाए और उन पर भी विचार किया जाए। जल्द से जल्द अन्य जो यात्रा प्रारंभ करने के स्थल हैं उनको भी बढ़ावा मिले, बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि यात्रा के साथ साथ इस गर्मी के मौसम में उत्तराखंड में पर्यटकों की संख्या भी, जो साहसी पर्यटक हैं वो
उनकी संख्या भी बड़ी मात्रा में साहसिक पर्यटक भी यहाँ पर पहुंचते हैं। ऐसे में जब साहसिक पर्यटक और धार्मिक पर्यटक जब दोनों की संख्या उत्तराखंड में बढ़ती है तो कहीं न कहीं जाम की भी स्थिति पैदा होती है। कहीं न कहीं जो छोटे मार्ग हैं उन पर ट्रैफिक की व्यवस्था ज्यादा मशक्कत होती है। उससे जो तीर्थयात्री हैं या जो पर्यटक हैं उनको काफी लंबे समय तक जाम में फंसे रहना पड़ता है। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देशित भी किया है कि विकासनगर से जो गंगोत्री वाला मार्ग है वो काफी सकरा है, उसमें कई बार दुर्घटनाएं भी हुई हैं और इसके कारण गंगोत्री यमुनोत्री में श्रद्धालुओं की संख्या भी कम पहुंच पाती है। तो उस यात्रा मार्ग को चौड़ा करने के लिए केंद्र सरकार से भी आग्रह करने की बात की है। साथ ही साथ जो यात्रा रूट है जो जिसकी शुरुआत हरिद्वार और ऋषिकेश से होती है, ऋषिकेश में साहसिक पर्यटक भी बड़ी संख्या में आता है, राफ्टिंग के लिए भी आता है, गंगा स्नान के लिए भी आता है और अन्य साहसिक पर्यटक यहाँ पर पहुंचते हैं, जिससे वहां पे भी काफी जाम मशक्कत करनी पड़ती है, श्रद्धालुओं को दिक्कत होती है। इसके लिए एक कोटद्वार से यात्रा रूट को प्रारंभ करने और विकासनगर से भी प्रारंभ करने के पर विचार करने की बात मुख्यमंत्री ने कही है। लेकिन ये जिस तरह से मुख्यमंत्री का जो प्लान है उससे कहीं न कहीं और यात्रा प्राधिकरण बनाने के लिए भी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जल्द से जल्द यात्रा प्राधिकरण पर भी विचार करके उसका एक खाका तैयार किया जाए। ठीक है पवन, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, वाराणसी में बाबा श्री काशी विश्वनाथ का होगा 3D दर्शन। विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए शुरू होगी सुविधा और ट्रायल के तौर पर शुरू हुई मंदिर परिसर में सुविधा। आपको बता दें कि श्रद्धालुओं को 3D माध्यम से दिखाई जाएगी बाबा की आरती। तो एक स्थान श्रद्धालु आरती बाबा विश्वनाथ का करेंगे दर्शन और वाराणसी में श्रद्धालुओं के लिए जल्द ये सुविधा शुरू की जाएगी। बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं, श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी खबर आपको बता दें कि श्रद्धालु अब बाबा विश्वनाथ की जो आरती करते हैं 3D में अब वो कर पाएंगे। वाराणसी में श्रद्धालुओं के लिए जल्द ही ये सुविधा जो है वो शुरू होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी ने दोनों विधानसभा के प्रत्याशी चयन को लेकर पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं, जिसमें मंगलौर विधानसभा के लिए प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी और खजनदास को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। ये पर्यवेक्षक विधानसभाओं में जाकर कार्यकर्ताओं से राय सुमारी करेंगे। इस संबंध में नियुक्त पर्यवेक्षक खजनदास ने बताया कि आज शाम को मंगलौर विधानसभा के दोनों मंडलों के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। वहां से कौन मजबूत प्रत्याशी भाजपा के हो सकते हैं उसकी लिस्ट तैयार कर प्रदेश नेतृत्व को सौंपेंगे। उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व प्रत्याशी चयन को लेकर अपनी मोहर लगाएगा। देखिए, जब जब चुनाव होते हैं तो चाहे कोई भी पार्टी हो, अपने कार्यकर्ताओं को आम कार्यकर्ता की थाह लेने के लिए भेजा जाता है एज ए पर्यवेक्षक के रूप में। आज मुझे और माननीय कोठारी जी को बंगलौर जाना है, कार्यकर्ताओं की बैठक वहां पे होनी है। हम दोनों मंडलों की बैठक करते हुए और जो सीनियर कार्यकर्ता हैं, सीनियर हमारे पदाधिकारी हैं, उनसे बातचीत करते हुए कौन मजबूत कैंडिडेट्स हो सकता है इस विषय में विचार विमर्श करना है। फिर वो पैनल बना करके हमने पार्टी के उच्च पदाधिकारियों को देना है ताकि वो पैनल बना करके आगे केंद्र को भेजे। राजधानी देहरादून में लॉ की पढ़ाई कर रही एक छात्रा को ब्लैकमेल कर मनतांत्रण और मुस्लिम युवक से शादी कराने का प्रयास का मामला जो है वो सामने आया है। पीड़ित छात्रा देहरादून के राजपुर रोड क्षेत्र में रहती है और एक निजी लॉ कॉलेज में विधि की पढ़ाई कर रही है। रायपुर थाना पुलिस ने आरोपित युवती के विरुद्ध जबरन वसूली, आपराधिक धमकी और उत्तराखंड स्वतंत्रता अधिनियम 2018 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। हिंदू युवती ने अपनी सहेली पर आरोप लगाया है और उसकी सहेली जम्मू कश्मीर के अनंतनाग की रहने वाली है। आरोप है कि छात्रा की आपत्तिजनक तस्वीरों को इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने की धमकी देकर उस पर ऐसा करने का दबाव बनाया जा रहा है। इसके साथ ही जिस युवक से शादी करने का दबाव डाला जा रहा है वह भी जम्मू कश्मीर का रहने वाला है और आरोपित का दोस्त है।
इस मामले में हिंदूवादी संगठनों ने नाराजगी जताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस मामले में इमाम संगठन के अध्यक्ष मुफ्ती रईस ने कहा है कि किसी के साथ इस तरह की जोर जबरदस्ती करना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि इस्लाम में ऐसे जोर जबरदस्ती करने को सही नहीं ठहराया जा सकता है। हालांकि इस मामले में उन्होंने केवल इतना ही कहा है कि इस्लाम ऐसे कृत्यों को मंजूरी नहीं देता है और इस्लाम में यह सब हराम है। देखिए, एक विक्टिम है, लेडी है विक्टिम, जो कि राजपुर रोड की रहने वाली है और उनके द्वारा जो है 10 तारीख को रायपुर थाने पर एक FIR पंजीकृत करवाई गई है, जिसकी की विवेचना चल रही है। उसमें उनके द्वारा ये आरोप लगाए गए हैं कि वो सिद्धार्थ लॉ कॉलेज में पढ़ती हैं, 3rd ईयर की छात्रा हैं और एक मुस्लिम लेडी है, उनके वो संपर्क में आई, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के रहने वाली है। उनके द्वारा जो एज़ पर FIR जो आरोप लगाए गए हैं कि उनके संपर्क में आई और उनके साथ उनकी दोस्ती वगैरह हुई और उन्होंने जो है उनको जो है मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए जो है एक तरीके से की दबाव डाला कि आप मुस्लिम धर्म अपनाइए, ये उनका आरोप है। और दूसरा कुछ ये जो दूसरा आरोप है उनके कि जो कुछ मुस्लिम लड़के हैं कि उनके साथ आप दोस्ती करिए और उनके साथ निकाह वगैरह करिए, ये बातें उनके द्वारा आरोप लगाई गई हैं। और उनके द्वारा ये भी कहा गया कि उनकी कुछ प्राइवेट फ़ोटो वगैरह उनके पास थी और उनको धमकाया गया कि नहीं तो आप मुस्लिम लड़कों से दोस्ती करिए, उनके साथ निकाह करिए और नहीं तो हम आपके फ़ोटो जो है वो वायरल कर देंगे। ये आरोप उनके द्वारा लगाए गए हैं। तो इस संबंध में जो FIR पंजीकृत कर ली गई और बाकी उसमें तफ्तीश की जा रही है। ठीक, किस तरीके से देखते सर? पूरी फिल्मी स्टाइल में हुआ है, जैसे कश्मीर वाली फिल्म केरल स्टोरी। केरला स्टोरी जो मूवी बनी थी बिल्कुल सेम उसी, और यह मूवी वास्तविकता पर ही बनी थी और यही सब वास्तविकताएं लगातार घटती जा रही हैं। ये चिंता का विषय है कि किस प्रकार से कश्मीरी छात्र छात्राएं यहाँ आकर अपनी एक सुनिश्चित षड्यंत्र को, एक कट्टरपंथी विचारधारा को आगे ला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड सरकार के लिए है कि देवभूमि के मासूम लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। पहले मुबीना के द्वारा एक जाल में उस हिंदू युवती को फंसाया जाता है और उसका मतांतरण कर उसको मुस्लिम धर्म में परिवर्तित करने के लिए बाध्य करने का प्रयास किया जाता है और एक मुस्लिम युवक के साथ उसका विवाह करने का प्रयास किया है, जिसमें वो उनकी सारी योजना विफल होती है क्योंकि लड़की इन सबसे मुकर जाती है, उसको फिर ब्लैकमेल किया जाता है। तो आप देखिए स्थिति कितनी बद से बदतर हो चुकी है कि किसी प्रकार का खौफ ऐसे पढ़ने वाले जो कश्मीर से युवक युवतियां छात्र यहाँ पढ़ने के लिए आए, एक बार फिर बजरंग दल कमान कसेगा और जिस प्रकार से पूर्व में यहाँ पर पढ़ने आए कश्मीरी छात्र छात्राओं को खदेड़ दिया था, उन्हें अब वही बजरंग दल को करना पड़ेगा और उसके लिए आज इसमें रणनीति तैयार है और एक बड़े आंदोलन के लिए हम लोग तैयार हैं। कॉलेज का घेराव भी होगा और ऐसे शहर में चलने वाले अन्य कॉलेज, चाहे वो BFIT हो या अन्य जो भी कॉलेज हैं जिसमें कश्मीरी छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, उनके ऊपर अंकुश लगाने का हमारा प्रयास है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बात अभी सोशल मीडिया पर गश्त कर रही है कि किसी ने किसी गैर मुस्लिम लड़की को, किसी गैर मुस्लिम बहन को ये बात कही है कि भाई तुम ईमान लेके आ जाओ और मुसलमानों में शादी कर लो। अव्वल तो ये बात मैं इसको नहीं मानता, ये बात गलत है। ऐसा कोई भी आदमी किसी को नहीं कह सकता और अगर किसी ने कह दी, चाहे वो दोस्ती में कह दी, फ्रेंड सर्कल में कह दी, तो वो मना कर दे कि भाई मैं तो नहीं करती। फिर भी अगर वो उसको इतनी बात बुरी लगी है, उसको लग रहा है कि उसको फोर्स कर रहा है, तो मैं समझता हूँ कि इस्लाम के नुक्ता नज़र और कुरान के नज़रिए से वो इस्लाम का लादम है, उसकी कोई मान्यता इस्लाम में नहीं है। कुरान अजीम में है ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर किसी के कहने से या किसी के लालच में या किसी के जो है दबाव में आकर के कोई इस्लाम की तरफ राग़िब करता है या कोई इस्लाम लाता है, दोनों ही बातें कलादम है इस्लाम के अंदर। मैं समझता हूँ कि इस इस्लाम की कोई अहमियत नहीं है, न वो इस्लाम माना जाता, बल्कि इस्लाम वो है कि अपने किसी भी इस्लामी और ईमानी अमल से मुतासिर होकर अपनी मर्जी से अपना जीवन, अपनी ज़िंदगी इस्लाम, उसूल, ईमान और सलामती के साथ गुजारने का अहद करने का नाम इस्लाम है। जो इस तरीके से इस्लाम में दाखिल होगा वही मुसलमान है, उसके अलावा कोई दूसरे को मुसलमान नहीं कह सकते। उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी अब अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने की कवायद में जुट गई है। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में मिली बड़ी सफलता के बाद उत्तर प्रदेश के सपा कार्यकर्ताओं के साथ साथ उत्तराखंड के सपा कार्यकर्ताओं में भी इस जीत से बड़ी ऊर्जा का संचार हुआ है।
उत्तराखंड में राज्य गठन के बाद से समाजवादी पार्टी पूरी तरह से हाशिए पर है और पार्टी लगातार अपनी सियासी जमीन को तलाशने में लगी हुई है। ऐसे में अब लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में सपा को मिली बड़ी जीत के बाद उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी नए सिरे से संगठन को मजबूत करते हुए आगामी चुनाव के लिए रणनीति बनाने में जुट गई है। सपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सत्यनारायण सचान ने कहा कि आगामी चुनाव के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के दिशा निर्देश के तहत कार्यकर्ता काम करेंगे। देखिए, पहले तो मैं निकाय के चुनाव के बारे में बता दूं। निकाय के चुनाव अभी लोगों को, जिला अध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपनी बैठक करके और लोगों को जागरूक करें और निकाय चुनाव में तैयार रहने के लिए कहा गया है। जहाँ तक ये जो दो उपचुनाव हैं, एक बद्रीनाथ का और मंगलौर का, इस संबंध में जो भी निर्णय, क्योंकि अभी हम अपने इंडिया गठबंधन से पार्लियामेंट लड़ रहे थे और उसके बाद हम ये चुनाव किस तरीके से लड़ेंगे, इसके लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश जब होगा, तैयारियां हमारी हैं, हमारे पास कैंडिडेट हैं और जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश होगा उस हिसाब से। बद्रीनाथ में भी हमारा कैंडिडेट है। बद्रीनाथ में तो हमारा ऐसा कैंडिडेट है कि जिस महिला ने वहाँ पर जब एक ग्लेशियर टूटा था 4 साल पहले, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उस महिला को 5 लाख रुपए दे करके सम्मानित किया था। मंगश्री नाम था उसका, और वहाँ उनका बेटा जो है वहाँ से चुनाव लड़ना चाहता है। इसके साथ ही साथ मंगलौर में तो हमारे कई कैंडिडेट हैं, लेकिन ये सब डिपेंड करता है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर। कल जब ये घोषणा हुई तो इसकी समस्त सूचनाएं, क्योंकि एक प्राविधान है कि चुनाव आयोग को लेकर के, क्योंकि हम यहाँ पर मान्यता प्राप्त दल नहीं हैं, हम पंजीकृत दल हैं, तो वो फॉर्मेलिटी हमको करनी होगी। कल मैंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भिजवा दिया है और वहाँ से 48 घंटे के अंदर एक पत्र जाता है चुनाव आयोग को कि हमारी पार्टी यहाँ पर चुनाव लड़ेगी, तभी सिंबल आवंटन होता है। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत जगजीतपुर स्थित भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ता आभार कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सांसद ने जिले भर से आए पार्टी कार्यकर्ताओं का चुनाव में जीत दिलाने पर आभार जताया। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि अब कार्यकर्ताओं के जरिए अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कर जनता का भी आभार जताया जाएगा। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि हरिद्वार और ऋषिकेश में श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं बढ़ाए जाने की योजनाओं पर भी काम होगा। वहीं हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की समस्याओं और अवैध खनन की समस्या को लेकर भी शासन प्रशासन से बात कर लोगों की समस्या का समाधान कराने के लिए वे काम करेंगे। महत्ता है उसको अक्षुण्ण बनाए रखते हुए उसके लिए कुछ विचार करेंगे कि उस पर और क्या हो सकता है। जो यहाँ पर हमारे पर्यटक आते हैं, धार्मिक पर्यटक होते हैं, उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो, विशेषकर रोड होल्डिंग की प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए हम हरिद्वार जैसे बाईपास है, रिंग रोड है, वो जो उसे तो दोनों पर काम चल रहा है, तो इसको हम और गति से इसको देने के लिए हम काम करेंगे। हरिद्वार ग्रामीण है, यहाँ पर किसानों की समस्याएं हैं। किसानों की समस्या है, भू कटाव की समस्या है, भूमि पर जल भराव की समस्या है और जंगली जानवरों की समस्या है। कुछ किसानों का ये कहना है कि हमारी भूमि पर अवैध खनन हो रहा है और अगर हम कोई बात उठाते हैं तो हमको उसका सहयोग नहीं मिलता है। तो उनके लिए मैंने कहा भाई आपकी वॉइस हम बनेंगे, हम आपकी आवाज़ बनेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए AMV नेटवर्क।